गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब तक आप लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत में कि किस तरह से अरब आक्रमण के बाद तुर्की आक्रमणों का दबाव हुआ, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए और इन दोनों आक्रमणों में उद्देश्य कैसे परिवर्तित हुआ यह भी देखा। आज की क्लास में हम दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर में तुर्कों की सफलता का क्या कारण था और जो राजपूतों राज्य थे, राजपूतों के या भारतीय राज्यों के पतन का क्या कारण था, और दूसरा बिंदु कि इस तुर्की आक्रमण का प्रभाव क्या रहा या इसका परिणाम क्या हुआ। राइट। और ये दोनों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की टॉपिक में हम लोग पहले बिंदु को देखेंगे, राजपूतों के पराजय का कारण, अथवा या तो ये पूछे या तुर्की विजय के कारण। बात दोनों एक ही है। और आपको बताऊं कि बहुत सारे पारंपरिक कारक आपको दिखाई देंगे। राजपूतों की एकता का भाव प्रीलिम्स में आज भी लगाते हैं आप, भारतीयों की सामाजिक संरचना, सोच, है ना। लेकिन इन सारे नए कारकों को एक विस्तृत संदर्भ देने की जरूरत है, क्योंकि इस मुद्दे पर काफी रिसर्च हो चुका है। क्लियर है? तो फिलहाल पहले टॉपिक को हम लोग उठाते हैं, दूसरे टॉपिक को फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे कि तुर्की राजपूतों के पराजय के क्या कारण रहे। सामान्य रूप से आप लोग लिख देते हैं, अगर सामान्यतया बात करें तो पहली बात तो आप यही लिख देते हैं कि सर राजनीतिक एकता की कमी थी। और राजनीतिक एकता की कमी थी यानी भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण था, राज्य आपस में लड़ते रहते थे और इसलिए तुर्की जो गजनवी और गोरी थे वो दोनों सफल रहे। सामान्य अगर आप किताब में देखेंगे तो पहला फैक्टर आपको यही मिलेगा। आइए हम लोग एक एक बिंदु को देखते हैं। सामान्य रूप से हम लोग बात कहते हैं कि राजनीतिक एकता का अभाव था। राजनीतिक एकता या राजनीतिक एकता कहना चाहिए, राजनीतिक एकता का अभाव था। और इसी चीज को हम लोग डिटेल करते हैं कि अगर राजनीतिक एकता नहीं रहती तो मिलजुल के लड़ते, मिलजुल के रहते तो अधिक संसाधन होते और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे। लेकिन मैं कहूँगा कि इस दृष्टिकोण पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक एकता का अभाव था, राजनीतिक विकेंद्रीकरण था, राजा आपस में लड़ते रहते थे, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन अगर ऐसा ना होता और उस पर यह लॉजिक लगाना कि अगर ये विकेंद्रीकरण की स्थिति ना होती तो राजपूत विफल ना होते, यह बात तार्किक नहीं है। क्यों नहीं तार्किक है? क्योंकि अगर आप यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो आपको ये लगता कि शायद अगर राजपूतों की एकता है तो उनकी संख्या बल ज्यादा रहता और वो बेहतर ढंग से कर सकते, तो यहाँ आप गलत हैं। जानते रहिएगा कि इसमें यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी युद्ध में अगर आप जो भारतीय राज्यों के जो युद्ध थे और तुर्कों के जो युद्ध थे अगर आप देखें तो इसमें कहीं भी भारतीयों की संख्या कम नहीं दिखती है। बात समझिए, तुर्कों के विरुद्ध युद्ध में, तुर्कों के विरुद्ध युद्ध में भारतीयों की संख्या कमी नहीं थी, भारतीयों की संख्या कम नहीं थी, या किसी भी युद्ध के संदर्भ में कम नहीं थी। ये रिमार्केबल पॉइंट है, ध्यान में रखिए। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक एकता से हमारी संख्या बल ज्यादा हो जाती और हम सफल हो जाते, अगर यह तर्क है तो इस तर्क पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। बात को समझिए क्या कहना चाहता हूं। वैचारिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ होने की जरूरत है।
देखिए, राजनीतिक एकता का अभाव था, राजनीतिक शक्तियां आपस में लड़ती थीं, वो कमजोर हुई, ये सारे तर्क सही है। लेकिन इस तर्क का ये परिणाम निकालना कि तुर्कों के विरुद्ध में अगर वो यूनाइटेड होती और संख्या बल ज्यादा रहता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि किसी भी युद्ध में भारतीयों की संख्या बल कम नहीं थी। इसका मतलब ये था कि अगर 10,000 लोग तुर्कों के विरुद्ध का सामना नहीं कर पाए तो क्या गारंटी थी कि 50,000 लोग कर पाते? तो ऐसी स्थिति में हमारा संकेत यही है, सिर्फ यही मैं कहना चाहूंगा कि कारण जो है, पराजय के कारणों को कहीं अन्य जगह भी खोजने की जरूरत है, केवल संख्या बल ही इसका कारण नहीं था। दोनों पक्ष आप समझ गए कि क्या लिखना है, और जो नए प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों की प्रासंगिकता क्या है, वो किस संदर्भ में उठ रहे हैं। श्योर। दूसरी बात, दूसरा जो कारण दिया गया, बहुत बढ़ चढ़ के इस बात को दिया गया, इसी से है, इसी में चलिए ना हो तो हम बात बताते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीतिक एकता नहीं थी, और राजनीतिक एकता की वजह से जब आपस में लड़े तो उनके संसाधन भी बटे, और वो संसाधन यूनाइटेड होकर के अगर लड़ते तो निश्चित रूप से और बेहतर हो सकते थे। लेकिन एक बात मैं यहाँ फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब हम तुर्कों के संसाधनों को देखते हैं, तुर्क तो खानाबदोश थे, तो तुर्कों की तुलना में कहीं भी किसी भी राज्य के संदर्भ में आपको क्या कहते हैं कि आर्थिक संसाधन की कमी नहीं दिखाई देगी। इसलिए इन परंपरागत मतों और तर्कों को फिर से कसौटी पर कसे जाने की आवश्यकता है। आइए दूसरी बात करते हैं। एक बात यह भी कही गई कि बहुत बढ़ चढ़ करके एक आधुनिक इतिहासकार ने इस पे चर्चा की कि जो सामाजिक संरचना थी भारत की, जो सामाजिक संरचना थी वो एक बहुत बड़ा कारण पराजय का बनी। सामाजिक संरचना कैसे थी? आपने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे ही, है ना? आप परंपरागत रूप से देखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब हम अलबरूनी की चर्चा करेंगे, देखिए अलबरूनी इसी समय का है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए, समकालीन है, महमूद गजनवी के में है। लेकिन जो हमारा पाठ्य योजना है, दिल्ली सल्तनत की जब हम लोग संस्कृति को पढ़ेंगे, इतिहास लेखन को पढ़ेंगे, तो स्पेशली एक साथ जब हम पढ़ेंगे अलबरूनी, अलबरूनी के बाद बर्नी, बर्नी के बाद अफीफ, अफीफ के बाद अन्य इसामी, है ना? बर्नी के बाद इसामी है, फिर अफीफ है। तो जब हम एक क्रम से पढ़ेंगे, अमीर खुसरो साहब हैं, तो हमें उनके साहित्य में प्रवृत्तिगत अंतर को पहचान पाना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना? इसलिए यहाँ पर हम लोग अलबरूनी को नहीं डिस्कस करेंगे, 2-4 क्लास बाद जब हम लोग साहित्य पे पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर हम अलबरूनी की बात को करें तो वो तो बोलता है कि 8 वर्ग, इसके बाद बताता है कि धोबी, मोची, जादूगर, डलिया, जुलाहे, शिकारी, ये 8 वर्ग थे। इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद, और उसके बाद वो कहता है कि इसके नीचे तो न जाने हजारों की संख्या में जातियां और उपजातियां रहती थीं जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। चांडाल, डोम, हादी ऐसे लोग थे जिन्हें छुआ ही, जिनका दर्शन ही अपवित्र, जिनकी परछाई भी अगर रास्ते में मिल जाए तो अपवित्र हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि उसने एक ऐसे विशाल समूह की तरफ संकेत किया अलबरूनी ने अपने सामाजिक विवरण में कि जिसको समाज में किसी भी घटना से कोई मतलब नहीं था, और ऐसा समाज जिसका एक बड़ा सा वर्ग मूक दर्शक बना रहेगा, एक्टिव नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, ऐसे समाज का तो पतन होगा ही होगा। राइट? बात हमारी समझ पा रहे होंगे आप। लेकिन एक बार फिर अलार्म मैं आपको बजाऊंगा यहाँ पे कि जब आप इन तर्कों की बात करते हैं तो मैं आपसे 100% इस बात को लेकर के सहमत हूं कि निश्चित रूप से सामाजिक जो संरचना थी गंदी थी, और एक विशाल वर्ग जो है निष्क्रिय था, और ये किसी भी राष्ट्र के लिए तार्किक नहीं था। यहां तक तो सही है, लेकिन अगर हम ये निष्कर्ष निकालें कि अगर बड़ा समूह रहता तो हमें मानवीय संसाधन मिल जाते, हम बेहतर ढंग से संख्या बल बढ़ जाती,
तो यह कहना तार्किक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बावजूद भी भारतीय समाज में जो लोगों की संख्या थी वो हमेशा तुर्की आक्रांताओं से ज़्यादा ही रही, है ना। तो ये सही बात तो थी, यह कारण सही तो जरूर है लेकिन सटीक नहीं है। इसका मतलब है कि कारण को हम लोगों को कहीं और भी ढूंढना चाहिए या कारण का सरलीकरण नहीं करना चाहिए। यह टॉपिक जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, बस समझने की जरूरत है। सामान्यतया लड़के लिखते चले जाते हैं कि राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, नहीं। समझिए कि पहले क्या माना जाता था और आधुनिक शोधों से क्या स्थापित हो चुका है। तो सामाजिक संरचना कमजोरी जरूर थी, लेकिन इससे हम ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि प्रत्यक्षतः यही कारण जिम्मेदार था, क्योंकि इन सारी कमियों के बावजूद ये हमारी आंतरिक कमी थी। जब हमने बाह्य शक्तियों से लड़ा तो हमारी संख्या बल तो कभी भी कम नहीं थी। क्लियर? आइए हम कुछ अन्य कारकों की बात बताते हैं आपको। तीसरा जो कारक है जो बहुत हाईलाइटेड करने की बात कही है वो ये कि अश्वारोही सेना, अश्वारोही सेना, तुर्कों की अश्वारोही सेना की बात कही गई कि अश्वारोही सेना की श्रेष्ठता, और इसमें जोड़ दिया गया क्या? जोड़ दिया गया रकाब, लोहे की रकाब का प्रयोग, लोहे के रकाब का प्रयोग। ये एक ऐसा कारक था जिस पे काफी बल दिया गया और काफी दिनों तक ये माना गया कि अश्वारोही की सेना की श्रेष्ठता और लोहे की रकाब का जो प्रयोग था ये एक प्रमुख कारण था भारतीयों के या तुर्कों के विजय का। रकाब वो जगह थी जहाँ पे काठी के आगे रखा जाता था और उस पर खड़ा होकर के आप लड़ सकते थे। उस पर तलवार से भी अगर वार हो जाए तो कटेगा नहीं, संतुलन बना रहेगा, है ना। लेकिन एक बार फिर आपको नए रिसर्च की तरफ जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तुर्कों की अश्वारोही सेना की श्रेष्ठता थी, अश्वारोही सेना उनके अच्छे थे, लेकिन यह कहना कि भारतीय अश्वारोही सेना से परिचित नहीं थे या वो लोहे की रकाब से परिचित नहीं थे, यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि तुर्कों से पहले भी जो राजपूत युग है, तुर्कों से पूर्व भी भारतीय राज्य अश्वारोही सेना पर पर्याप्त खर्च करते थे, अश्वारोही सेना पर पर्याप्त खर्च करते थे, सेना पर पर्याप्त खर्च करते थे। एक आपको स्टैटिस्टिक बताता हूं समझाने के लिए, समझ लीजिए। खर्च करते थे, एक नोट कहीं कर लीजिए, इस टॉपिक की जरूरत तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए जानते रहिए कि मौर्य काल तक, अप टू द मौर्य, मौर्यों तक आप देखेंगे पैदल सेना प्रमुख है, पैदल सेना। कुषाण काल से लेकर के मुगल काल तक अश्वारोही सेना प्रमुख है, पर्याप्त संख्या में अश्वारोही सेना का उपयोग होता था। और ब्रिटिश काल से तोपखाना निर्णायक हुआ, ब्रिटिश काल में तोपखाना आर्टिलरी हुआ। यद्यपि कि आप जानते हो कि तोपों का प्रयोग मुगल भी करने लगे थे, लेकिन निर्णायक रूप अगर भूमिका देखेंगे तो ब्रिटिश काल में तोपखाना निर्णायक हुआ। ये आपके भारतीय इतिहास में रणनीतिक विकास के बिंदु से एक ध्यान देने वाली बात है, परिवर्तन वाली बात है। तो जो व्यक्ति, जो समाज, जो एरिया कुषाणों के काल से ही अश्वारोही सेना का प्रयोग कर रहा है, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि तुर्कों से पूर्व भारतीय राज्य जो है अश्वारोही सेना से या उनकी कुशलता से वो परिचित नहीं थे। निश्चित रूप से परिचित थे और पर्याप्त मात्रा में खर्च करते थे। हाँ, ये हो सकता है कि जो ये भारतीय राज्य जो घोड़े मंगाते थे वो मध्य एशिया से मंगाते थे, मुख्य रूप से मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से भी मंगाते थे, लेकिन
उसमें भूमिका जो ज़्यादा थी इसकी मध्य एशियाई घोड़े की थी एवं पश्चिमी एशिया से घोड़ा मंगाते थे। अब आप कहिए कि सर क्या कोई आप ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मध्य एशियाई घोड़े कम क्षमतावान थे और पश्चिमी एशियाई घोड़े अधिक क्षमतावान थे? तो ऐसा कोई डाटा या ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है। हो सकता है नस्लीय श्रेष्ठता थोड़ी बहुत रही भी हो, लेकिन कम से कम भारतीय लोग अश्वारोही सेना से भली भांति परिचित थे। दूसरी चीज, जिस रकाब की बात कर रहे हैं, भारत में 8वीं शताब्दी से लोहे के रकाब के साक्ष्य मिलते हैं। शताब्दी से ही लोहे के रकाब के साक्ष्य मिलते हैं। लोहे के रकाब के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि लोहे के रकाब का प्रयोग कितना व्यापक था, यह बात नहीं मिलती। इस संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है कि भारतीय लोग लोहे के प्रयोग का कितना प्रयोग कर लेते थे, लोहे की रकाब का। लेकिन रकाब से भी परिचित थे, अश्वारोही सेना से भी परिचित थे। तो इसलिए तुर्कों की अश्वारोही सेना को एक तरफा कारण बता देना मेरे हिसाब से तो तार्किक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप कर क्या रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। राजनीतिक एकता हम लोग जानते थे, आप कह रहे हैं कि इसको सही न मानो। सामाजिक संरचना को हम लोग बहुत बड़ा शोध मानते थे, आप उसमें भी सेंध लगा के चले गए। अश्वारोही सेना था, उसको भी आप बता रहे हो कि नहीं सर भारतीय भी परिचित थे। तो कारण क्या था, यही तो बताना रहा हूँ। जब इस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे, आपको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर राइटिंग हम लोग जो प्रारंभिक तुर्की सुल्तान पढ़ लेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी पढ़ लेंगे, तब हम यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर राइटिंग के सेशन को भी ले आएंगे पहली बार। क्योंकि एक एक टॉपिक पे छोटा छोटा एक एक दो दो प्रश्न डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर वहाँ डिस्कस करेंगे। श्योर? तब वहाँ एक बार फिर आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो अभी आप समझ रहे हैं ना कि सारी बातों के साथ उसकी समीक्षात्मक बिंदु को लिखना बहुत जरूरी है। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों जो पार्ट हैं बहुत उल्लेखनीय है, इसलिए क्लियर कट कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। एक और बात इसी संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे, जब खास करके जो यूरोपीय साम्राज्यवादी इतिहासकार जब आप लोग देखते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, उनको तो मौका मिलना चाहिए कि तुर्की जो थे ठंडे प्रदेश के थे, तुर्की लड़ाका थे, उनमें धर्म की भावना थी और इसलिए वो जीत गए। तो तुर्कों की नस्लीय श्रेष्ठता या लड़ाकूपन को श्रेय देना मेरे हिसाब से तार्किक नहीं है, यह नस्लीय सोच है, इस पे सहमत नहीं हुआ जा सकता है ना। अब मैं आपको बताऊं, राजपूत तो जन्मजात लड़ाका होता था, राजपूत में वीरता की कमी नहीं थी, न वो लड़ने से डरता था, है ना। एक मुझे स्लोगन याद आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेफरेंस बस बता रहा हूँ कि 12 बरस ले कुकुर जिए, 16 बरस तक जिए सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवन, आगे जीवन को धिक्कार। यानी जो क्षत्रिय ये सोचता था कि हम 18 वर्ष से अधिक जीना ही नहीं है मुझे, तो वो व्यक्ति लड़ने से डरेगा कि मरने से डरेगा? जाहिर सी बात है, न लड़ने से डरेगा, न मरने से डरेगा, न सेना नायक की कोई कमी थी। इसलिए इस तरह के किसी सूत्र को खोजने का प्रयास करना, जैसा कि साम्राज्यवादी लेखक कहते हैं कि ठंडे प्रदेश के थे, लड़ाका प्रदेश के थे या उनमें आक्रामकता ज़्यादा थी, वो निश्चित रूप से इतिहास की सही व्याख्या नहीं है। तो आपको ये भी एक सेगमेंट यहाँ पर लिखना होगा, राइट। तो सवाल इस बात का है कि सर अगर ऐसा सब कुछ था, जितने भी कारक थे, है ना, एक पॉइंट लिख दूं आपको, बोर्ड पे रहता है तो आप सोचते हैं कि सर ने क्या लिखा, केवल चर्चा करूंगा तो उड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया कि जो नस्लीय श्रेष्ठता और लड़ाकूपन का जो बात कही जाती है, लड़ाकूपन, तुर्कों का लड़ाकूपन, यह क्या कहेंगे कि ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं लगता। बस 2 लाइन थोड़ा सा डिटेल कर दीजिएगा, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक तो नहीं ही लगता। श्योर? तो अब सवाल इस बात का है कि सर आखिर में तुर्कों की पराजय के क्या कारण थे? तो मैं आपको बताता हूं, समझिए। वास्तव में अगर आप देखें
तुर्कों के विजय के कारण। तो सबसे पहली बात तो ये था, पहला पॉइंट जो हम देखते हैं वो ये आपको कहना चाहिए कि सर भारतीयों में सामरिक रणनीति का अभाव था। ये सब नई चीजें हैं, जरूर इसको फोकस करिएगा। सामरिक रणनीति का अभाव था। डेफिनेटली आप हमारे नोट्स का वेट करेंगे और इसमें जल्दी आपको लिखेंगे कि बहुत गैप ना होने पाए। जैसे आप क्लास नोट्स के साथ, वैसे भी सच पूछिए तो बोर्ड के बाद ही आपके पास क्लास नोट्स पहुंचना चाहिए। जब एक बार आप अपना बोर्ड नोट बना लेंगे जो हमने लिखा है, उसके बाद पढ़ेंगे ना तो एकदम मस्ती आएगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। तो भारतीयों में सामरिक रणनीति का अभाव था। क्या कहना चाहता हूं समझिए, डॉट 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 करो, आप लोग समझिए क्या कहना चाहता हूं। देखिए गजनवी, आपने देखा अलप्तगीन ने 900 जो भी था 930 35 36 के आसपास उसने राज्य स्थापित किया। तो अलप्तगीन के राज्य स्थापित करने से काबुल शाही वंश की सीमाएं मिलने लगी। उसी समय भारतीय राज्यों को तैयार हो जाना चाहिए था, है ना। हिंदू शाही वंश ने कुछ प्रयास भी किया, अन्य राज्यों ने कुछ नहीं किया। अच्छा चलिए मैं मान लेता हूं कि हिंदू शाही वंश की मजबूरी थी, उसने कदम उठाए। लेकिन जब महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके भारत की उत्तरी पश्चिमी प्रतिरक्षा की जो लाइन थी उसको बुरी तरह से तोड़ दिया था, तो कम से कम उसके बाद भारतीय राज्यों को कोई रणनीतिक प्रयास अवश्य करना चाहिए था। हम कहना क्या चाहते हैं आपको बताऊं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के पश्चात अब तो ये बिंदु प्रश्न नहीं रहना चाहिए था कि गजनी साम्राज्य भारत के लिए एक चुनौती बनने वाला है। लेकिन महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ 1027 ईस्वी में और मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में। तो इन 148 वर्षों में भारतीय राज्यों ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि जिससे कि गजनी पर दबाव बनाया जा सके। यह एक सबसे बड़ी भूल थी, है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि भारतीयों में सामरिक रणनीति का अभाव था। 148 वर्षों में कम से कम प्रयास करना चाहिए था, प्रयास नहीं हुए। राइट। आइए दूसरे बिंदु को बात करें। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रणनीति के आदर्श में भी रणनीतिक आदर्श में भी अंतर था। आदर्श में भी अंतर था। आपको बताएं कि जो तुर्की आदर्श था वो क्या था कि सक्सेस एट एनी कास्ट, किसी भी तरीके से, यानी दबाव हो तो पीछे हट जाओ, जहां मार पड़े तहां भाग खड़े और जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े। और राजपूतों का आदर्श क्या था कि भला हुआ सो मारिया। एक महिला कहती कि बढ़िया हुआ कि मेरा पति युद्ध में मारा गया, अदरवाइज उसके पीठ पे चोट देखना पड़ता। यानी शहादत हो जाए वो ठीक है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से पीछे ना हटा जाए। और आप जानते हैं कोई भी ऐसा युद्ध नहीं होता कि हमेशा एक पक्ष जीते दूसरा पक्ष ना जीते। तो कहीं ना कहीं आदर्शों में कमी थी, सोच अलग थी भारतीय, और निश्चित रूप से उसका भी इम्पैक्ट देखा गया। दूसरी चीज, एक और रणनीति, यानी तुर्की और भारतीय दृष्टिकोण में अंतर था। आप खुद समझ लीजिए, जब मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया और अगर उसी समय उसका खात्मा कर दिया होता तराइन के प्रथम युद्ध में, तो शायद ये मुद्दा ही ना उठता। लेकिन मोहम्मद गोरी पीछे हट गया और उसके बाद उसने रणनीतिक रूप से और बेहतर तैयारी की। जबकि पृथ्वीराज तृतीय का जो समय था वो क्या था, संयोगिता प्रकरण में भी था। तो कहने का मतलब ये था कि कहीं न कहीं आदर्श और सोच में अंतर था और उस अंतर का प्रभाव तो दिखाई ही देगा। तीसरी बात, अगर हम तकनीकी स्तर पे बात करें तो निश्चित रूप से तकनीकी भी अंतर था। तकनीकी स्तर में अंतर था। मैं बताता हूं कैसे। देखो, जो
जैसे उन्होंने, जो तुर्क थे, उन्होंने छोटे हथियारों का प्रयोग किया, हैंडी। वही तीर धनुष थे, लेकिन उनके छोटे थे, और भारत के जो तीर धनुष थे वो बड़े वाले थे, 6 फीट वाले थे, कि पैर से लगा के फिर प्रत्यंच से चढ़ाते थे। तुर्की लड़ने में गतिशीलता थी, मोबिलिटी थी, भारत में स्थिरता थी। तो निश्चित रूप से इस रणनीतिक अंतर भी इसमें प्रभावी हुआ। दूसरी बात, अलबरूनी का एक कथन है कि भारतीय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनको लगता है कि उनका देश अच्छा है, वो अच्छे हैं, उनके राजा सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब वो देश से बाहर निकलें तो उनको पता चले सच्चाई का। और साथ ही साथ वो ये भी लिख देता है कि इनके पूर्वज ऐसे नहीं थे जैसा कि वर्तमान पीढ़ी है। इसका मतलब है कि पहले की पीढ़ी मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से अधिक सुदृढ़ थी। पूरे विश्व में क्या हो रहा है तकनीकों से परिचित थी, लेकिन वर्तमान जो पीढ़ी थी, जो 11वीं 10वीं 11वीं मध्यकाल की, जो आपको पूर्व मध्यकाल की जो पीढ़ी थी, वो अपने आप आत्मश्लाघा में हम ही श्रेष्ठ हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, इसमें जो है वो बटे हुए थे। और यही वजह थे कि वो मोबाइल नहीं हो सके, गतिशील नहीं हो सके, गतिशीलता का अभाव हुआ, और वह उनके पतन का एक कारण था। उनके पास संख्या बल तो था, लेकिन तकनीक का बल नहीं था, और यही वजह है कि अंततः जो है क्या कहते हैं कि तुर्क जो है विजयी रहे और भारतीय जो है वो क्या रहे, पराजित हुए। तो इन पहलुओं को, यानी पहले उनकी समीक्षा करते हुए इन 3-4 बिंदुओं को, यानी आप ये कहेंगे कि जो वैचारिक स्तर से ठहराव था, वैचारिक स्तर पर जो ठहराव था, पर जो सामाजिक ठहराव था, हमने वहां भी बताया था कि ये गलत बात थी। सामाजिक ठहराव जो था, सामाजिक गतिशीलता का जो अभाव था, वह भी पतन का एक कारक था। तो हम उम्मीद करें कि इस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। एक और बात बताना चाहूँगा, रणनीति में, रणनीतिक आदर्श के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा, समझिए, आसानी से समझ जाएंगे। आइए बताता हूँ कि जब हम सेना की बात, सैन्य संरचना की बात करते हैं, अभी तक हमने सेना के तकनीकी पक्षों की बात कर रहे थे। अब हम सैन्य संरचना की बात करते हैं। बहुत प्रेम से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। भारत में सेना सामंती थी, फ्यूडरल थी, और तुर्की जो सेना थी वो एकल नियंत्रण में थी। तुर्की सेना एकल नियंत्रण में थी, खूब आराम से समझिए, एकल नियंत्रण में थी। आपको बताऊं, बहुत सारे तो दास ही हुआ करते थे। दास को भी लगता था कि हम लूटेंगे तो उसका एक हिस्सा मिलेगा। इस्लामी जगत में एक कर होता था खुम्स, बताऊंगा समय जगह पे, फिलहाल लिख लीजिए, जो टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट हैं उसमें लिख लीजिए। खुम्स का मतलब होता था लूट में सैनिकों का भाग। वास्तव में सैनिकों की जो नियुक्ति की जाती थी किसी अभियान के ठीक पहले कर ली जाती थी, और कहा जाता था कि जो लूट में हिस्सा मिलेगा उसमें आपको भी एक भाग दे दिया जाएगा। और जो लूट लूटती थी उसका 80% सैनिकों में बंटता था और 20% उस राजा के पास पहुंचता था। कारण ये कि सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था। तो ये लोग तो आक्रामक थे ही, एकल नियंत्रण में थी। भारत की सैन्य संरचना कैसे थी? सामंती का मतलब ये था, ये राजा साहब थे, इन्होंने क्या किया कि अपने राज्य को, मान लीजिए चलिए 2 ही सामंतों में बांट दिया, ये भी किसी से कम नहीं है, इन्होंने अपने सामंतों में बांट दिया। और जब सेना की बात हुई तो इन्होंने कहा भाई हमको तो लड़ना है तुर्की सेना से, ऐसा करो 20-20 हजार सेना भेज दो। 20,000 इनसे कहा, 20,000 इनसे, टोटल हो गया 40,000। अब ये क्या किए, इन्होंने कहा भाई ऐसा करो तुम 10-10 हजार दे दो, क्योंकि इनके पास भेजना है।
अब जब इन्होंने 10,000 तैयार किया, इन्होंने 10,000 तैयार किया, इन्होंने 10,000 तैयार किया, इन्होंने 10,000 तैयार किया, इन 10,000 को वेतन कौन देगा? ये देंगे, इसको ये देंगे, इसको ये देंगे। नेतृत्व कौन करेगा? राजा करेगा। तो राजा जब आदेश देगा इनको, तो ये पहले इनका सुनेंगे कि इनका सुनेंगे? जाहिर सी बात है इनका सुनेंगे। यानी कुल मिलाकर के राजा का सेना पे प्रत्यक्ष नियंत्रण ही नहीं था, और जब प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था तो कोई सुधार भी नहीं किया जा सकता था। वो संरचना ही ऐसी थी, और जब ऐसी संरचना होगी तो निश्चित रूप से पराजय ही होगा। समझ गए यार? इससे आसानी से तो नहीं समझाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं और विश्वस्त भी हैं, 100% भी हैं कि आप इसे बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। क्लियर है? और एक बात बता दूं फिर से कि जिस सेक्शन पे हम लोग इतिहास की बात करें, उस सेक्शन के प्रीलिम्स के सवाल को भी आप हल करते रहे। जैसे कि किसी भी स्तर पे कोई सवाल आए, आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, है ना? हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अगर बाई द वे कभी किसी गलती से लेट हो जाए, विलम्ब हो जाए, तो उसे आप गार्जियन समझ के छोड़ दीजिएगा। इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, इसको मैं फ़ोन लगाता हूँ, दिन में व्यस्त रहा, शाम को पारिवारिक में व्यस्त रहा, मालूम हुआ ध्यान ही नहीं आया, कोर्स सिलेबस देना, नोट्स देना, ये सब की मॉनिटरिंग करते करते वो नहीं आया, फिर याद आया कि अच्छा मैं करता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि टाइपिंग की जगह पे कई बार हो सकता है वॉइस मैसेज, अरे अच्छा सब छोटा सा सवाल है, लो वॉइस मैसेज से बता दिया, टिक लगा दिया। तो लेट विलम्ब भले हो सकता है, लेकिन आप लोग अपने प्रश्नों को रखने में कहीं भी संकोच नहीं करिए। हालांकि जब भी हम ऑप्शनल की क्लास लेते हैं तो सोचते हैं कि इतनी चर्चा कर दूं कि लड़कों को फिर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, वो ध्यान से सुने तो सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें खुद मिल जाए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राइट, यानी निष्कर्ष में हमको इस बात को लिखेंगे कि इस प्रकार तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारणों को नए संदर्भों में विश्लेषित या नए नित्य जो आपने उपर्युक्त जो नए संदर्भ दिए हैं, इन संदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है। राइट, सिंपल सी बात है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस तुर्कों के विजय का परिणाम क्या हुआ या प्रभाव क्या हुआ। तुर्की विजय का प्रभाव, तुर्की विजय का प्रभाव जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना तो और बेहतर लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये इस टॉपिक का जवाब नहीं है, बल्कि आप इनके प्रभावों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर दृष्टिकोणों में देख लीजिए। कुछ बिंदुओं की चर्चा करिए, लेकिन इस बिंदु पर आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जाएगा जैसे ही आप दिल्ली सल्तनत की और सारे पक्षों को जानेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहली बात तो इकोनॉमिक, चलो हम लोग इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल की बात कर लेते हैं, इस संदर्भ में देख लेते हैं, है ना? कुछ बातें हो सकती हैं आपको थोड़ी कम आए, हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन उन बातों को जहां आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, मैं विश्वस्त हूं कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे वैसे ये बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहली बात तो हम इकोनॉमी दृष्टि से अगर कहोगे कि सर इकोनॉमी में क्या आपको दिखाई देता है, तो मैं आपको बताता हूं इकोनॉमी में क्या दिखाई देगा। पहली बात आप देखेंगे कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत, मौद्रिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। हम जानते हैं कि आप सोचेंगे कि सर ये कौन सा संदर्भ आप ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सुदृढ़ होगी, मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखो, गुप्त काल के बाद, नोट कर लो दिमाग में कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात लगभग 500-600 सालों में सामंतवाद का विकास हुआ, और सामंतवाद के विकास के कारण स्थानीयता का जो प्रभाव है वो ज़्यादा प्रभावी हो गया, और मुद्रा का प्रयोग कम आपको दिखाई दिया। अगर कलचुरियों को अगर आप छोड़ देंगे तो पूर्व मध्यकाल में, यानी गुप्तों के बाद और दिल्ली सल्तनत के बीच में, कलचुरियों को छोड़ दें तो किसी ने सोने के सिक्के नहीं जारी किए। समाज में सामान्यतः सिक्कों की संख्या में कमी हुई। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का स्तर नीचे हुआ और लोग फिर वस्तु विनिमय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने लगे। राइट,
ये इतना वर्ड लिखेंगे। यानी गुप्त साम्राज्य के बाद और दिल्ली सल्तनत के पूर्व, यानी पूर्व मध्यकाल में जो विमुद्रीकरण का समय चल रहा था, उस विमुद्रीकरण की वजह से भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत के बाद वो मौद्रिक अर्थव्यवस्था फिर से सुदृढ़ हुई, है ना। और आपको बताऊं, टका और जीतल, आगे बताऊंगा, टका एवं जीतल। टका चांदी का था, क्या लिख जाता है कभी कभी, टका एवं जीतल एक मानक सिक्के के रूप में हुआ, का प्रयोग मानक सिक्के के रूप में हुआ। ये जानते हो, ये जो पॉइंट लिख दे रहा हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। इसी से ही आप, ये भी याद रहा तो आपके प्रश्न कभी छूटेंगे नहीं। सिक्के मानक सिक्के के रूप में हुआ, मानक सिक्के के रूप में हुआ। और आपको बता दूं, 1 टका बराबर 48 जीतल, 48 जीतल के हुआ करता था, राइट। दूसरी चीज आप देखोगे, जैसे ही मौद्रिक अर्थव्यवस्था होगी, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। और बेटा ये बात तो हमने आपको गजनवी और गोरी के संदर्भ में भी बताया था कि जैसे ही पश्चिम एशिया के साथ संपर्क होगा, उसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। भारतीय वस्तुओं की डिमांड थी तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। और आपको बता दूं, बहुत कम लोग इस बात को लिखते हैं कि तुर्कों के समय में उत्तर भारत में तृतीय शहरीकरण शुरू हुआ। अभी तक आप लोग पहली सिंधु वाली, दूसरी 6ठी शताब्दी वाली जानते थे, लेकिन एक थर्ड फेज भी यहाँ हुआ। तो ये सारे इकोनॉमी के क्षेत्र में आपको दिखाई दिए। आइए बात करते हैं राजनीति के क्षेत्र में क्या हुआ। राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में तो पहली बात तो आप यही कहोगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज, जो फ्यूडरल स्ट्रक्चर था, सामंती संरचना समाप्त हुई, सामंती संरचना समाप्त हुई और केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई। एक सेंट्रल जो स्टेट है, एम्पायर है, केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई। जाहिर सी बात है, जिसका प्रमुख जो था वो सुल्तान था। आपको बताऊं तीसरी बात, इकता व्यवस्था की शुरुआत हुई। सामंती व्यवस्था की जगह पर आई इकता व्यवस्था। ये तो पूरा प्रशासन में अलग से बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जानते रहिए, इकता जो व्यवस्था थी उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यही कह सकते हैं, नॉन, बता रहा हूं हिंदी में भी लिखूंगा, परेशान ना होइएगा, नॉन ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, बताता हूं। असाइनमेंट, अहस्तांतरणीय, अहस्तांतरणीय। अब कह रहे होंगे कि सर वही बढ़िया था, अंग्रेजी वाला ही, लेकिन हिंदी वाले हिंदी में ही तो लिखेंगे, अधिन्यास। अब समझने का प्रयास करिए। वास्तव में जैसे ही सुल्तान ने भारतीय क्षेत्रों को जीता, तुर्कों ने, तो जाहिर सी बात है वो यहां से भूमि राजस्व लेना चाहेंगे और जो जगह जगह पे सामंत थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहेंगे। दूसरी बात कि जो तुर्की आक्रांता उनके साथ आए थे उनको भी तो एडजस्ट करना था प्रशासन में। तो सुल्तान ने क्या किया कि उन प्रतिनिधियों को कुछ क्षेत्र का इख्तेदार बना दिया, प्रशासक बना दिया और कहा कि इस क्षेत्र का प्रशासन करिए, यहां से राजस्व वसूलिए, इसका कुछ भाग आप लोग वेतन के रूप में रख लीजिए
और कुछ भाग हमको सुल्तान को वापस कर दीजिए। राइट। अब एक सामंत की जगह पे एकता हो गया, तो आप सोचेंगे कि सर ये एकता और सामंत तो एक ही हो गए। नहीं, जो सामंत था वो अनुवांशिक था, एकता जो था वो रेवेन्यू असाइनमेंट था, एक प्रशासकीय कार्य था कि आप ये काम करोगे, उसके बदले में आपको प्रशासन करने का जो अधिकार मिला है वो काम करोगे तो फिर आपको पैसा दिया जाएगा। और ये इसका पद नॉन ट्रांसफरेबल था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इक्तेदार हैं तो मेरा लड़का भी इक्तेदार होगा, अगर होता है तो सुल्तान उसकी नियुक्ति करेगा, ना हम दूसरे को दे सकते हैं। राइट, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। और वो जो पद था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजा जा सकता था, प्रशासकीय पद था वो। बात हमारी समझ में आ रही? यहां नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब है कि वंशानुगत से हम ले रहे हैं। बात को शायद बेहतर ढंग से समझे होंगे। बाकी एकता पे तो हम लोग बहुत लंबी चर्चा करेंगे। श्योर। चलिए, चौथी बात, इसी में ही हम राजनीतिक में ही इस बात को देखेंगे कि अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि सर सैन्य व्यवस्था में सुधार हुआ। बहुत सारे सुधार हम लोग देखेंगे, रणनीतियों के स्तर पर तुर्कों का इम्पैक्ट आप देखेंगे। और इसका सबसे प्यारा सा तर्क, लॉजिक दे रहा हूँ, याद रखिएगा। किताबों में लिखा हो या ना लिखा हो, मेरी इस बात को जरूर आप लोग याद रखिएगा कि सर ये सैन्य व्यवस्था तुर्कों के नेतृत्व में भारतीय साम्राज्य में या भारतीय परिवेश में इतनी बेहतर हुई कि जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो उसका वो सशक्त रूप से सामना कर सके। आपको बताऊंगा कि मंगोल वो नाम थे, है ना, वो शोले का गब्बर समझिए उसको, कि 50 कोस से भी नाम सुनते थे तो बच्चा जो है वो रोना बंद कर देता था। यानी वो इतनी आक्रामक जाति थी कि जहां भी गई दुनिया को लूटी ही। लेकिन भारतीय क्षेत्रों में मंगोलों को पराजित करने का अगर श्रेय है तो वो तुर्की सैन्य व्यवस्था को हो। तो निश्चित रूप से भारतीय सैन्य व्यवस्था, सैन्य सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो काफी सुधार इसमें हुआ, है ना। अब आइए अन्य एस्पेक्ट की बात करें, जैसे आप सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे अभी तक समाज का वर्टिकल विभाजन था, अब एक क्षैतिज विभाजन भी हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हुए, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग वर्ग हुए, नंबर एक। दूसरी चीज, राजनेताओं ने इस्लाम की छवि बेहद खराब कर रखी थी। किसी राजनेता के ऐसे किसी भी कर्म से भारतीय सुखी नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने लूटपाट की थी। आपको बताऊं, इस पे मरहम लगाने के लिए सूफी धर्म आए। और आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना ही यहां बताऊंगा कि जो सूफिज्म आया, सूफीवाद आया, सूफियों के आने से इस्लाम का एक उदारवादी चेहरा भी सामने आया और इसे लोगों ने स्वीकार किया। अगर भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार में किसकी भूमिका थी अगर आप पूछना चाहेंगे तो हम आपको यही कहेंगे कि राजनेताओं की भूमिका नहीं थी, किसी गजनवी गोरी इल्तुतमिश की उतनी भूमिका नहीं थी जितनी कि इन सूफी संतों की थी। और सूफी संतों ने जनता के बीच में रह करके समानता का सिद्धांत दिया, और वो समानता का सिद्धांत इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारी असमानताएं पहले से ही थीं। इसीलिए जब भक्ति आंदोलन हुआ तो निम्न वर्ग के लोगों ने, नाई, चमार, धोबी, बहुत सारे लोगों ने भक्ति संत आए और उन्होंने भी समानता का सिद्धांत दिया। तो भक्ति और सूफी लोगों ने मिलकर के एक नई संस्कृति का विकास किया, और जो वो नई संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति के रूप में जानी गई, और उसी को हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर भी कहते हैं। तो शायद आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो कला और स्थापत्य के रूप में विकास हुआ। कला स्थापत्य इंडो इस्लामिक आर्ट कहा गया। खूब बताऊंगा स्थापत्य में, बस इतना ही यहाँ पे लिख देने की जरूरत है। मस्जिद व स्थापत्य का विकास हुआ, है ना, राइट। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि
नई नई तकनीकें भी हैं, इसमें लिखा जा सकता है कल्चर में। टेक्नोलॉजी तो साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आता ही है, तो कई तकनीकें भी आई। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि तुर्की आक्रमण का जो प्रभाव है वो दूरगामी साबित हुआ, राइट। और सच पूछिए तो भारतीय संस्कृति से ऐसा घुल मिल गया कि एक सांस्कृतिकरण का जो दौर हुआ वो अंततः आगे चल करके भारतीय संस्कृति का एक पहचान बना, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्षों को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज। तो कल की क्लास हम लोग रखेंगे, अलबरूनी को यहाँ नहीं डिस्कस करते। पहले कल मैंने कहा जरूर था कि मैं अलबरूनी को भी डिस्कस करूँगा, लेकिन वो टुकड़ों में बच जाएगा कि एक जगह अलबरूनी होगा, एक जगह बरनी होगा, एक जगह खुसरो होगा, तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तब आए जब आप राजनीतिक पक्ष को जानते रहें और फिर हम अलबरूनी, बरनी, अफीफ सबकी एक तुलनात्मक स्टडी आपके सामने रखें तो बहुत ही आनंद आएगा, राइट। तो ओके, कल हम लोग फिर मिलते हैं शाम को प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों के संदर्भ में। थैंक यू।